हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ठीक है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जिसका नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। इसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके ठीक पहले आपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया गया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को बोलते हैं ना ग्लूकोपाइरेनोज संरचना, जिसको आपने अल्फा बीटा 2 फॉर्म में पढ़ा है। और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को जिसको बोला गया था क्या, फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना। फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना उसको भी आपने 2 फॉर्म में पढ़ा है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। इसके बाद आपने पढ़ा है ईपीमर्स के बारे में। ईपीमर्स क्या होते हैं कि जो है, देखो, ग्लूकोज का पहला कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन, ये उसी को मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन भी कहते हैं। और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन। तो ईपीमर्स किसे कहा जाता है कि अगर किसी यौगिक में एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी अन्य कार्बन पर, अन्य एक ही कार्बन पर, ईपीमर्स किसे कहा जाता है, वे यौगिक या वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी एक ही कार्बन पर विन्यास में अंतर पाया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ईपीमर्स। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज में यही डिफरेंस होता है, केवल चौथे कार्बन पर। ग्लूकोज पर चौथा कार्बन पर OH की व्यवस्था में, ग्लूकोज पर जो चौथा कार्बन होता है उस पर OH की व्यवस्था लेफ्ट होती है, और गैलेक्टोज में क्या होती है, राइट। नहीं, बस रुको, ग्लूकोज का पहला ना OH किधर होता है उसका, हाँ, बस ये समझें आप लोग कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में OH की व्यवस्था में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो C4 ईपीमर्स होते हैं। और ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, C2 ईपीमर्स होते हैं। उनमें कार्बन नंबर 2 पर जो है OH समूहों की व्यवस्था में डिफरेंस होता है। इसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि ग्लूकोज ठोस अवस्था में ग्लूकोज की ठोस अवस्था में स्थायी होता है। और ठोस अवस्था में ग्लूकोज किस रूप में पाया जाता है, अल्फा और बीटा रूप में पाया जाता है, जिसमें बीटा रूप ज्यादा स्थायी होता है। अब कोई बोले कि ग्लूकोज ठोस अवस्था में चक्रीय फॉर्म में कैसे पाया जाता है, ग्लूकोज ठोस अवस्था में चक्रीय संरचना के रूप में पाया जाता है, इसके प्रमाण क्या है, इसके क्या एविडेंस है। तो देखो, ग्लूकोज आपको बता दूं मैं, ग्लूकोज वास्तव में ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, अल्फा बीटा फॉर्म में, अर्थात साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। जो अभिकर्मक ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को तोड़ते हैं तो वहां से CHO समूह मिलता है। ग्लूकोज का जब साइक्लिक फॉर्म ब्रेक होता है, जो भी अभिकर्मक ब्रेक करेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगा, CHO समूह। और CHO की जो भी अभिक्रियाएं होंगी दिख जाएंगी। CHO की जो भी अभिक्रियाएं होंगी, अगर कोई ऐसा अभिकर्मक है जो उसको तोड़ दे रहा है, साइक्लिक फॉर्म को तोड़ देगा, तो उसको मिलेगा मुक्त CHO समूह, फ्री CHO समूह मिलेगा। तो जब फ्री CHO समूह मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज एल्डिहाइड की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब दिखा देगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे अभिकर्मक हो, दुर्बल अभिकर्मक हो, जो ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को ब्रेक ना कर पाए, तो उस केस में मुक्त CHO समूह नहीं मिलेगा और एल्डिहाइड की जो भी रिएक्शंस होंगी ग्लूकोज दिखा नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। अर्थात ग्लूकोज किस फॉर्म में पाया जा रहा है, साइक्लिक फॉर्म में पाया जा रहा है, तभी तो इसमें मुक्त CHO समूह नहीं है। अगर मुक्त CHO समूह होता तो ध्यान दें, ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट, एक होता है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज नहीं करता है, जो कि ये तो कार्बोनिल समूह क्रिया करता है उसके साथ। कार्बोनिल समूह जो है 2,4-DNP टेस्ट देता है, तो ग्लूकोज में है कार्बोनिल समूह, उसको देना चाहिए। लेकिन ग्लूकोज में CHO समूह है लेकिन मुक्त नहीं होता, फ्री नहीं होता, वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। अगर कोई अभिकर्मक आएगा, उसका साइक्लिक फॉर्म ब्रेक करेगा तो उसको CHO समूह मिलेगा और ग्लूकोज की रिएक्शंस दिख जाएंगे। यहाँ देखो, उसी के बारे में दिया गया है कि ग्लूकोज के साइक्लिक संरचना के जो प्रमाण है, एविडेंस है, वो दिए गए हैं कि ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट, सीफ टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सीफ टेस्ट जानते हैं,
सीफ टेस्ट ये होता है कि ग्लूकोज फर्स्ट डिग्री एमीन, जानते हैं फर्स्ट डिग्री एमीन NH2R के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाएगा, अगर उसकी अभिक्रिया फर्स्ट डिग्री एमीन से कराई जाए तो उस केस में जानते हैं यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है, तनु अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है अभिक्रिया, तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ से H2O निकल जाता है और आपको मिलता है C डबल बॉन्ड O N और R। यही होता है सीफ अभिकर्मक। C डबल बॉन्ड O N R यही क्या होता है? सीफ अभिकर्मक। तो जो सीफ अभिकर्मक का निर्माण कर देगा बोलेंगे सीफ परीक्षण दे रहा है, सीफ परीक्षण दे रहा है। तो ग्लूकोज ऐसा नहीं कर पाता है। ग्लूकोज ना तो 2,4-DNP टेस्ट देता है, ना तो सीफ टेस्ट देता है, और ना ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम बाइसल्फाइड एक दुर्बल पदार्थ होता है या दुर्बल अभिकर्मक होता है। ऐसा क्यों भाई? भाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सब दुर्बल अभिकर्मक है। ये क्या करते हैं? ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इससे इनको मुक्त CHO समूह मिल नहीं पाता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म में तभी नहीं मिला CHO। अगर साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता CHO मिल जाता, और ये ब्रेक भी नहीं कर पा रहे कि CHO मिल जाए इनको, तो ये नहीं देते हैं। और इसके अलावा ग्लूकोज का जो पेंटाएसीटेट है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट वो जो है NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ये अभिक्रियाएं क्या दिखाती हैं कि ग्लूकोज में मुक्त CHO समूह नहीं पाया जाता है। अर्थात ग्लूकोज किस फॉर्म में पाया जाता है? साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म में CHO नहीं पाया जाएगा, और वैसे तो ग्लूकोज में CHO समूह हो ही करता है, लेकिन जब वो अल्फा बीटा फॉर्म में पाया जाता है तो उसमें CHO समूह नहीं होता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हेमीसाइक्लिक फॉर्म में। वही CHO समूह कन्वर्ट होता है हेमीसाइक्लिक फॉर्म में। इसके अलावा एक मुख्य गवाह है, एक मुख्य एविडेंस है, प्रमाण है इसका निर्माण भी। ग्लूकोज जब ओसाजोन का निर्माण करता है तो ये भी एक एविडेंस होता है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में पाया जाता है? चक्रीय फॉर्म। ये देखो ध्यान से, ग्लूकोज का ओसाजोन कैसे बनता है? ग्लूकोज का यही ओसाजोन है कि ग्लूकोज में OH के स्थान पे OCH3 आ जाता है, तो इसी का नाम होता है ओसाजोन। क्या नाम होता है? ओसाजोन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप कैसे बनता है ओसाजोन, समझना है आपको। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज है। इसकी अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल से कराई जाए शुष्क HCl की उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में। अच्छा मैं आपको एक बता दूं एक चीज कि अगर देखो, अगर CHO समूह हो, क्या हो? CHO समूह हो और उसकी अभिक्रिया कराई जाए, जानते किससे? मेथिल अल्कोहल से कराई जाए शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो होता क्या है? अगर मान लीजिए CHO समूह हो या C डबल बॉन्ड O समूह हो, नहीं CHO लिख दे रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड OH, H को पीछे भी कर सकते हैं आप। अगर इसकी अभिक्रिया C डबल बॉन्ड O और ऐसा कर दिया जाए, चलो CH कर देना, चलो C डबल बॉन्ड OH है, अगर मान लीजिए ये है, अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए एल्कोहल से, किससे कराई जाए? एल्कोहल। मैं R-OH मान ले रहा हूं, R-OH। ठीक है, तो अगर आप देखो, आपको अपने मन से दो ठो मानना है, मेथिल अल्कोहल के 2 अणु मानने हैं। ठीक है, शुष्क HCl रखना है। क्या रखना है? अब होता क्या पता है? शुष्क HCl करता क्या है? सबसे पहले देखो, अगर इसकी उपस्थिति में कराई जाती तो होता क्या है? यहां से होता है कि ये ऑक्सीजन और इसका 2H, इसका 2H और इसका ऑक्सीजन क्या निकल जाता है? 2H2O निकल जाता है, मतलब एक H2O निकल जाता है, एक H2O निकल जाता है, और आपको मिलता है क्या? OR-, और यहाँ क्या मिलता है? OR-, OR- मिलता है, और क्या मिलता है? OR-। ये मिल जाता है हेमी एसीटल। जानते हैं इससे क्या होता है? इस स्ट्रक्चर से होता क्या है कि ये जो आपका O नहीं है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, अगर ये बन जाता है OR- बन जाएगा तो वो जो होगा ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, भाग नहीं ले पाएगा, सुरक्षित हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ जब अभिक्रिया कराई तो OR- बनना चाहिए था। अगर ग्लूकोज होता, CHO समूह होता, ग्लूकोज में आप जानते हैं CHO समूह होता है, लेकिन फ्री नहीं होता, तो किस रूप में होता है? साइक्लिक फॉर्म में। यही आपको स्पष्ट करना कि साइक्लिक फॉर्म में होता है, फ्री नहीं होता है। तो ध्यान दो, अगर ये फ्री रहा होता तो ठीक ऐसा ही बनता कि यहाँ जैसे C डबल बॉन्ड O था, OR- बना लेता, OR- उसको बोलते हैं जेम डाइएल्कॉक्सी बन जाता, उसको आप बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं? बन जाता,
अगर CHO समूह मुक्त होता तो, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा होता है, शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से H और OH H2O निकल जाता है और बनता है कार्बन आयन। क्या बनता है, यहाँ प्लस आ जाता है, ये बनता है, ये वास्तविक है, ये आता है प्लस। हाँ आपको बता दूं मैं, ये जो प्लस आया है इस कार्बन पे है प्लस। इसके बाद आप देख लेना, ये कार्बन जो है इसकी तीनों वैलेंसी डिफरेंट है, एक यहाँ H जुड़ा हुआ है, एक नीचे है, एक O से संतुष्ट है। इसकी तीनों की तीनों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। और इसके अलावा इसकी अभिक्रिया जानते हैं किससे कराई जानी है, हाँ इससे कराई जानी है। तो यहां से जानते हैं, यहां से आपको मिलेगा OCH3 ग्रुप। क्या मिलता है, यस को छोड़िए आप, यस तो समझो कि HCl के साथ प्रक्रिया कर लेगा, ये समझ ले आप, HCl के साथ प्रक्रिया कर लेगा, जो भी समझना है। यहां से आपको मिलता है OCH3 ग्रुप। क्या मिलता है, OCH3 ग्रुप मिलेगा। अब ये यहीं अटैक करेगा तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर कार्बन की देखो, कार्बन की तीनों वैलेंसी डिफरेंट है, अगला आने वाला ग्रुप भी डिफरेंट है, अर्थात ये कायरल होने वाला है। क्या होने वाला है, तो अगर कभी कार्बन कायरल होने वाला हो, कार्बन कायरल होने वाला हो ना, और उस पर कोई ग्रुप आके जुड़ रहा है, तो वो जानते हैं वो दो तरीके जुड़ सकता है, एक सामने जुड़ सकता है और एक कहाँ जुड़ सकता है, पीछे। तो वही केस हुआ है कि जैसे सामने भी जुड़ सकता है, पीछे भी जुड़ सकता है। OCH3 सामने भी जुड़ सकता है, OCH3 पीछे भी जुड़ सकता है। जब OCH3 जुड़ेगा उसी को कहते हैं ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज, उसका नाम होता है ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज, उसको पूरा मिला के बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। अगर वो सामने जुड़ेगा तो अल्फा हो जाएगा, अब पीछे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बीटा। ये देखो, ये अभिक्रियाएं क्या स्पष्ट करती हैं कि ग्लूकोज में CHO समूह फ्री नहीं होता है, अर्थात ग्लूकोज किस फॉर्म में पाया जाता है, साइक्लिक फॉर्म में। तो ग्लूकोज अगर साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, उसके एविडेंस प्रमाण देने हो तो आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ओसाजोन बनाता है। ये ग्लूकोज के ओसाजोन निर्माण करने की जो अभिक्रिया होती है, ये क्या स्पष्ट करती है कि ग्लूकोज किस रूप में पाया जाता है, चक्रीय फॉर्म में पाया जाता है, और उसमें CHO समूह मुक्त नहीं। आप इसको लिखे फिर। अच्छा देखिए ध्यान से, अब हेडिंग है डाइसेक्राइड की। अपने मोनोसेक्राइड की बातें कर ली है, डाइसेक्राइड की बात होगी। डाइसेक्राइड क्या होते हैं कि ये जो है जल अपघटन के द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, दो मोनोसेक्राइड के अणु। इनका डेफिनेशन बन सकता है कि इसमें जो है दो मोनोसेक्राइड के अणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड के अणु आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। लेकिन डाइसेक्राइड में दो ही रहेंगे मोनोसेक्राइड के अणु, दो से अधिक नहीं रहेंगे, दो ही रहेंगे। इसका डेफिनेशन आपको लिखाया गया है कि डाइसेक्राइड में क्या होते हैं, दो मोनोसेक्राइड के अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की परिभाषा बताई गई है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दो या दो से अधिक, डाइसेक्राइड के लिए दो होंगे और ट्राई के लिए तीन हो जाएंगे, टेट्रा के लिए चार हो जाएंगे। तो यहाँ बताया गया कि दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड के अणु जो है जल का निष्कासन करके H2O का निष्कासन करेंगे। दो होगा तो एक निकालेगा, तीन होगा तो दो निकालेगा, चार होगा तीन निकालेगा H2O। तो ऐसी बात है कि जब जो है दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड के अणु H2O का निष्कासन करके एक ऑक्साइड बंध बनाते हैं। ऑक्साइड बंध का मतलब लिंकेज, तो इसको आप अपनी भाषा में लिंकेज बोल सकते हैं, बॉन्ड बोल सकते हैं। एक ऑक्साइड लिंकेज बनाते हैं, इस प्रकार का ऑक्साइड लिंकेज होता है, O के द्वारा जुड़े होते हैं। दो मोनोसेक्राइड के अणु या दो से अधिक मोनोसेक्राइड के अणु आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं जल का निष्कासन करने के बाद। ठीक है, तो उसी ऑक्साइड लिंकेज को आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसकी बात भी की जाएगी, फिलहाल डेफिनेशन बताया गया है। अब इसमें जो डाइसेक्राइड के टाइप्स की बात है कि क्या क्या पढ़ना है आपको सिलेबस के हिसाब से। सुक्रोज के बारे में पढ़ना है, माल्टोज के बारे में और लैक्टोज के बारे में। अब सुक्रोज की बात किया जाए तो सुक्रोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो क्या उत्पन्न करता है, जल अपघटन के द्वारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज उत्पन्न करता है और दोनों डी फॉर्म यूज करना है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स का आप डी फॉर्म यूज करते हैं, और ग्लूकोज प्लस होता है डी प्लस कह देना है, डी प्लस ग्लूकोज। और फ्रक्टोज क्या होता है, माइनस होता है तो क्या बोल देना है, डी माइनस फ्रक्टोज। और ये अल्फा ग्लूकोज देता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज देता है जल अपघटन के द्वारा, जल से क्रिया कराने के बाद। अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया कराया जाता है। ठीक है, ये सब जानते रहिए आप लोग।
तो यही है कि सुक्रोज का अगर जल से क्रिया कराएंगे तो आपको मिलता है क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक टर्म्स होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है समझ लीजिए, फिर मैं बाद में लिखवा दे रहा हूँ। देखो सुक्रोज जो होता है ना, आप ये जान लीजिए सुक्रोज एक होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, इसका जो रोटेशन मतलब इसका जो वैल्यू होता है, घुमाने का जो घूर्णन कोण होता है वो होता है 62 कुछ ऐसे पॉइंट्स होता है, कुछ ऐसा होता है 62 कुछ, लगभग 62 मान लीजिए आप। ठीक है, अभी समझना है, लिखना नहीं है अभी आपको। ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, इसका जल अपघटन कराने पर, ठीक है, आपको मिलता है क्या, ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज का जो वैल्यू होता है ये होता है +52 कुछ ऐसे होता है, और इसका -92 कुछ होता है, मतलब पॉइंट्स में कुछ होता है। मैं +52 मान ले रहा हूँ, +52 डिग्री पॉजिटिव होता है, -92 डिग्री क्या होता है, निगेटिव होता है। ये है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, ये है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। लेकिन जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है, जिसमें ग्लूकोज का वैल्यू क्या होता है, घूर्णन कोण होता है वो +52 डिग्री होता है, डिग्री होता है, और ये कितना होता है -92 डिग्री। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ निगेटिव का वैल्यू ज्यादा होगा। ये जो मिक्सचर होगा, ये जो मिश्रण होगा, उसको जब मिलाएंगे आप, इसमें ये क्या मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा ना, क्योंकि निगेटिव का वैल्यू ज्यादा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मिश्रण होगा ये होगा वाम ध्रुवण घूर्णक। मिश्रण कैसा होगा, पदार्थ है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जो पदार्थ है सुक्रोज है वो है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, लेकिन इसका जो मिक्सचर है वो कैसा है, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसी का किसी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शुगर का, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शुगर का वाम ध्रुवण घूर्णक उत्पाद मिश्रण, ये उत्पाद का मिश्रण है जो कि कैसा है, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसी में जो परिवर्तन होता है इसी को आप बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा लिखने आपको। देखिए ध्यान से, आपको इन्वर्जन ऑफ शुगर मैंने जो है समझाया था वही लिखवा दिया मैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है, किसी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा का वाम ध्रुवण घूर्णक उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। और जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे आप क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे आप क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, यही देखो ध्यान से, जो सुक्रोज तुम्हारा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका जो घूर्णन कोण होता है कितना होता है, +65 डिग्री। और जो है इसके जल अपघटन के बाद आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जिसमें ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो होता है जिसका कोण इतना होता है 52.5 डिग्री पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, और ये कहता है माइनस में। ये लीवो होता है, ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर मिलता है, जो दोनों का मिक्सचर मिलता है वो कैसा होता है, लीवो, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। तो यही लिखाया गया कि किसी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा का वाम ध्रुवण घूर्णक उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट मिला है, जो लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिला है, उसे आप क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। हिंदी नाम है अपवृत्त शर्करा। अच्छा देखिए ध्यान से, अब बताया गया कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। सुक्रोज जो कि जल अपघटन के बाद क्या देता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज है ये, और इसके नीचे वाला क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें क्या होता है ना, इसका देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का पहला कार्बन एनोमेरिक होता है, ये एनोमेरिक कार्बन, और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन। या आप बोल सकते हैं ग्लूकोज का पहला कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह वही पहला कार्बन CHO होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में CHO पहला कार्बन होता है मुख्य क्रियात्मक समूह, और फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन कीटोन होता है जो कि मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। वही चल के आगे एनोमेरिक कार्बन बनता है। तो ये जो है इसका जो है दूसरा कार्बन एनोमेरिक होता है फ्रक्टोज का, और ग्लूकोज का पहला होता है। यहाँ क्या है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन पहला है, और ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन कौन सा है, दूसरा है। फ्रक्टोज में दूसरा होता है, ग्लूकोज में पहला होता है। और ये दोनों जब पास में आते हैं ना, ये दोनों
ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज जब पास में आते हैं तो ये OH ग्रुप आपस में मिलकर H2O निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं संघनन। क्या बोल सकते हैं? संघनन। और O के द्वारा जुड़ जाते हैं। एक का OH एक का H, H2O निकाल दीजिए और O के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो यही लिखा था आपने कि जब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में से जल निकल जाता है। जल के निकल जाने के बाद जो ऑक्साइड लिंकेज बनता है, जो ऑक्साइड लिंकेज बनता है, उसी ऑक्साइड लिंकेज को आप क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, ये ऑक्साइड लिंकेज है। इसका देखो क्या क्या नाम है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑक्साइड या एसिटल लिंक। ऑक्साइड या एसिटल लिंक। जानते हैं ऑक्साइड तो है, जान चुके हैं। एसिटल जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो ये कार्बन नहीं, ये COC ईथर का लिंक है और एक COC, वही तो होता है। जब दो बार ईथर का लिंक होता है तो वही तो होता है एसिटल। एसिटल मतलब दो बार ईथर का लिंकेज हो। ऐसे यहाँ भी वही हाल है कि COC और COC, ये दो ईथर, ये ईथर का लिंकेज है। ईथर का दो बार लिंकेज है। इसी लिंकेज को आप क्या बोलते हैं? एसिटल लिंक। इसी को आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम दिया है। और ये जो है थोड़ा सा ठीक है, ये दूसरा कार्बन था, ये पहला कार्बन था। आप इसको नाम दे सकते हैं अल्फा। ये अल्फा था, ये बीटा था। इसको आप बोल सकते हैं अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि एक का पहला कार्बन एक का दूसरा कार्बन। अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अच्छे आपने सुन ध्यान से, आपने एक लिखा था अपचायी और अनअपचायी शर्करा। आपने लिखा है कि सुक्रोज, जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं वो अपचायी शर्करा की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं आता है। डाइसैकेराइड्स वगैरह जो है किस में आते हैं? अपचायी शर्करा में आते हैं, सुक्रोज नहीं आता। ऐसा क्यों भाई? किससे जो है अपचायी या अनअपचायी शर्करा कहने की कंडीशन क्या है? तो यहां बताया गया है, थोड़ा जान दीजिए आपको कि देखो, जब मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है और ये इसके मुख्य क्रियात्मक समूह का दूसरा कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह का है, इसका फ्रक्टोज का, और इसका पहला है। और दोनों के दोनों किस में इन्वॉल्व है? शामिल है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दोनों के दोनों, इसके मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन और इसके मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल है। तो जब कभी मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होता है तो ऐसे शर्करा को कहा जाता है अनअपचायी शर्करा। क्या कहा जाता है? अभी मैं यही पॉइंट दिखाऊंगा आपको कि जब मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? ऐसे शर्करा को आप बोलते हैं, हाँ, कि डाई ट्राई जो भी हो, डाई ट्राई के लिए अगर डाई ट्राई जो भी हो उसमें जो है अगर मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन किसमें भाई? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में अगर शामिल होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होता है तो उसे अनअपचायी शर्करा कहा जाता है। और मान लो कोई एक फ्री हो जाए, एक दो, मान लीजिए दो मोनोसेकेराइड के अणु है, उसमें एक का मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, एक मोनोसेकेराइड के मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल हो, जबकि दूसरे के मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल ना हो, एक फ्री हो जाएगा। अगर कोई एक फ्री हो जाता है, किसी एक शुगर का कह सकते हैं, मोनोसेकेराइड का मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना कर पाए तो आप उस केस में उसे क्या कहा दिया जाएगा? अपचायी शर्करा। तो जो माल्टोज बनेगा, जो लैक्टोज बनेगा, उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल नहीं होगा, जिसको आप भी देख रहे हैं। अभी बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसको लिख लीजिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाना भूल गया था ना। ये जो है आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज, अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, ये डाइसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड में सुक्रोज है। सुक्रोज का एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अभी मैंने आपको बनवाया था सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो है। सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। OH नीचे है ना, अल्फा डी ग्लूकोज है। और बीटा डी फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया गया है। ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज है। बीटा डी फ्रक्टोज का वास्तविक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH2OH नीचे होता है, OH ऊपर होता है। लेकिन एनसीईआरटी में
इसको थोड़ा पलट के यूज किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा पलट के यूज किया गया है। जब आप इसको और इसको परस्पर बदलेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां चला आएगा और ये वाला पार्ट इधर जाएगा। जब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये जो OH नहीं है, CH2OH इधर आएगा, OH नीचे आ जाएगा और CH2OH ऊपर, और यहाँ क्या होगा, CH2OH नीचे हो जाएगा और H ऊपर हो जाएगा। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज का वास्तविक स्ट्रक्चर ये है, वास्तविक स्ट्रक्चर ये है, लेकिन यूज ऐसे पलट के करेंगे आप। अब क्या होगा, यहां देखिए इसका ये जो कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन जो कि इधर आया है, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है, या इसको आप बोल सकते हैं कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है। ये एनोमेरिक कार्बन है या मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है, जो कि यहाँ इसमें बदल गया है। और ये ग्लूकोज में ये वाला जो है एनोमेरिक कार्बन है या मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, दो OH मिलते हैं, इसका भी OH उसका भी OH, H2O निकाल देता है और परस्पर O के द्वारा जुड़ जाता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अल्फा बीटा, ठीक है। ये इसका पहला कार्बन है, ये इसका दूसरा कार्बन है। अंकन करेंगे तो ये पहला दूसरा, इसका नाम होता है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम होता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। इसके बाद आप डाइसैकेराइड में क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे माल्टोज के बारे में और आप पढ़ेंगे लैक्टोज के बारे में। जो माल्टोज होता है, यह जल अपघटन के बाद अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के 2 अणु उत्पन्न करता है, या आप ऐसा कह दें कि यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के 2 अणुओं का बना होता है। कौन, माल्टोज, ठीक है। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ये स्ट्रक्चर है, जो आपने वो बनाया था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यही है। यही स्ट्रक्चर 2 बार यूज करेंगे, 2 अणु होंगे। अब देखो, ये इसका पहला कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पहला कार्बन है और यहाँ ये पहला कार्बन है। जो ये पहला कार्बन होता है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है। ग्लूकोज के केस में, गैलेक्टोज के केस में जो पहला कार्बन होता है वही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है, उसी को आप एनोमेरिक कार्बन कह सकते हैं। और फ्रक्टोज में क्या होता है, जो दूसरा कार्बन होता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है, जिसको आप एनोमेरिक कार्बन कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये इसका ये पहला ना, ये मतलब कह सकते हैं 1 2 3 4, ये चौथा कार्बन और ये पहला कार्बन, ठीक है। ये परस्पर मिलते हैं और H2O निकालते हैं और आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं। ये परस्पर ऐसे जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। और इसका ये वाला OH, बाकी सब कर लेंगे ना, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, यहाँ करेंगे, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है। और इसमें कर लेंगे इधर OH ना, और यहाँ CH2OH। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बाकी H तो है ही। तो वही होता है कि इसका जो है पहला कार्बन, मतलब यहाँ से जो है इसका बोल सकते हैं, इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है और दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के अणु हैं। और आप इसमें देख लें, ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है और ये इधर ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, जिनमें से एक ही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं है। जो चौथा कार्बन है ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं है, पहला कार्बन ही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है, दोनों का पहला कार्बन। तो इसमें देखें आप, एक ही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल है, एक छूट गया है। तो अब कभी ऐसी कंडीशंस आए कि एक मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल ना हो पाए, कोई भी मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल ना हो पाए, तो ऐसे शुगर को अपचाई शुगर कहा जाता है, अपचाई शर्करा। ऐसे शर्करा को आप क्या बोलते हैं, अपचाई शर्करा। और यहाँ जो बॉन्ड बना है आप इसको बोल सकते हैं अल्फा अल्फा, या अल्फा एक ही बार कह लें, अल्फा अल्फा, एक पहला एक चौथा है,
तो अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद ये है लैक्टोज। लैक्टोज किसका बना होता है? यह जल अपघटन के बाद बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस गैलेक्टोज उत्पन्न करता है। या पहले इसको लिख लें बीटा डी प्लस गैलेक्टोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज उत्पन्न करता है जल अपघटन के बाद, या ऐसा बोलने की इन दोनों से बना होता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज क्या होगा, अगर ये OH ऊपर कर देंगे, जैसे मान लो मैं ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? बस देखो यहाँ जो पहला कार्बन है इस पर OH नीचे है, यहाँ अगर आप OH ऊपर कर देते हैं तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। बाकी सब सेम है विन्यास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस पे जो है OH को ऊपर कर देते हैं, जो कि मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसी को आप बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, इस पर अगर आपने OH नीचे रखा है तो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, ऊपर कर दिया तो बीटा हो जाएगा। ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब बीटा डी गैलेक्टोज क्या है? जो बीटा डी ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर में अगर आप चौथे कार्बन पर जो OH का विन्यास है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें अगर आप चौथे कार्बन पर OH का जो विन्यास है उसमें डिफरेंस कर दें तो आपको मिल जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। क्या मिल जाएगा? बीटा डी गैलेक्टोज। अब देखो जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो इसका ये OH और इसका ये OH परस्पर मिलकर जल निकाल देता है और O के द्वारा जुड़ जाता है। O के द्वारा, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें भी देखें ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल नहीं है, छूट गया है। ये छूट गया है, एक यही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है, यहाँ ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है। एक मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, एक नहीं बना रहा है, अर्थात ये भी क्या होगा? अपचायी शर्करा होगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन था, ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन था, दोनों ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था। ये अनअपचायी शर्करा है। कौन सा शर्करा है? अनअपचायी शर्करा। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाएंगे आगे चल के तो यहां से क्या होगा? H2O निकाल दो और इनको परस्पर O के द्वारा जोड़ लीजिए। इनको आपस में ये O के द्वारा जोड़ लें आप। जोड़ लिया जाए, ये इसका O न इसका और इसका O के द्वारा इनको जोड़ लिया। बाकी सब विन्यास सेम रखें। इसका OH ऊपर रहेगा और यहां देखिए OH नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ OH ऊपर और इसका तो OH ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया है। H को लिखो चाहे ना लिखो, H को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी बात करें अगले वाले में, यहाँ OH, बस इन्हीं में से जल निकाल दीजिए, बस O के द्वारा जोड़ दो, बाकी सब ऐसे ही जोड़ लो, बाकी इसी को ऐसे ही जोड़ लिया जाए। ठीक है, OH कर लेंगे आप, फिर OH, फिर इधर ऊपर OH, फिर यहाँ CH2OH और यहाँ भी क्या करेंगे? CH2OH। इस बॉन्ड का नाम क्या है? आप इसको लिख लेंगे बीटा, कौन सा भाई? ये पहला कार्बन है, 1 2 एक का चौथा एक का पहला, तो क्या बोलेंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा बीटा एक ही बार लिखो, अल्फा एक ही बार अल्फा लिख लें आप लोग। इसको लिख लेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिडिक बॉन्ड। इसको आप क्या लिखेंगे? अल्फा ब्रैकेट में लिखो 1,4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फटाफट इतना लिखे आप। देखिए ध्यान से आप लोग, आपने अभी जो है पढ़ा है डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है, अभी आप किसके बारे में पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु जो है, असंख्य मोनोसैकेराइड के अणु परस्पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं
उनमें क्या होते हैं, अनेक मोनोसैकेराइड के अणु आपस में किसके द्वारा भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये जीव के कह सकते हैं ना संगठन में प्रयुक्त होते हैं, जीव शरीर में संगठन के रूप में एकत्रित होते हैं और जीव शरीर के संरचना का निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते, संरचना के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जीव शरीर की संरचना का निर्माण करना और जीव शरीर में एकत्रित होना, इन दो कार्यों में पॉलीसैकेराइड प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड में आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है स्टार्च के बारे में, आपको पढ़ना है सेलुलोज के बारे में, और आपको पढ़ना है ग्लाइकोजन के बारे में। स्टार्च के बारे में, सेलुलोज के बारे में और ग्लाइकोजन के बारे में। सबसे पहले आप स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में जो है हाँ बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु, और उसमें मोनोसैकेराइड होता कौन है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। स्टार्च किसका बहुलक होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसमें बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज के अणु परस्पर जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अभी जब स्टार्च की बात करें, स्टार्च के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के दो घटक होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है यह भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बना होता है, एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, बात करें एमाइलोज की तो एमाइलोज जल में घुलनशील होता है और यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोपेक्टिन होता है वह स्टार्च का जो है 80 से 85% भाग बनाता है, 80 से 85% भाग बनाता है और यह जो है हाँ जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो वही बातें ध्यान दें आप लोग, यही लिखा गया है कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकेराइड के अणु आपस में परस्पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रहण, भोजन के संचय में और जीव संरचना के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होना होता है। ठीक है, भोजन के संचय में और संरचना के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होना होता है। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, मंड के बारे में। ठीक है, स्टार्च क्या है, देखो यह पौधों का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ होता है। इसको बंद करवाइए। ठीक है, यह पौधों का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च, और इसमें जो है हाँ यही लिखा है, मैंने बताया भी आपको, यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है यह स्टार्च का भाई दो घटक हैं, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है और इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु परस्पर जो है सीधी श्रृंखला में 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। कुल मिला के आप रट लीजिए, इसमें यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है। कौन होता है, यह बोल सकते हैं आप लोग, यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का कौन सा बहुलक होता है, रेखीय बहुलक होता है। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का जो है रेखीय बहुलक होता है। अब बात करें कैसे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु जो है बहुत सारे 200 से ज्यादा होते हैं, 200 से 1000 इसमें जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणुओं की संख्या होती है 200 से 1000 यहाँ होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई जाए तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का संरचना आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, OH नीचे रहेगा, ये OH, ये OH, ये OH, H ऊपर रहेगा और ये CH2S OH। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बहुत सारे अणु ऐसे जुड़े रहते हैं। इसका जो ये पहला 1 2 3 4 इसका पहला कार्बन और चौथा कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। पहला कार्बन और चौथा कार्बन ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा तो O के द्वारा किसी अन्य अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से जुड़ेगा, O के द्वारा, इसी को आप बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें जब अगला अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आएगा
तो क्या बातें होंगी, देखिए इस प्रकार से जुड़ेगा, ये OH नीचे रहेगा ना, OH नीचे रहेगा, ऐसे इस प्रकार से जुड़ेगा। यहाँ जो है इसके बीच में जो है इस प्रकार से बॉन्डिंग्स होगी, इसका नीचे होगा ये OH OH, तो आपस में किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, ऐसे, हाँ जुड़ जाएंगे। H को ना दिखाएं आप, ये CH2OH ऊपर हो जाएगा। फिर से ये जो है ये दूसरे वाले से अगर अगला अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का अणु संपर्क में आता है तो उस केस में क्या होगा, हाँ इसका भी OH नीचे रहेगा, OH नीचे, ठीक है, ये OH नीचे, ये OH ऊपर, ये OH नीचे, और ये CH2OH, ऐसी बातें बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखो ये इसका पहला और चौथा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होगा, और इसका जो वही हाल है ना, इसका देखो इसका चौथा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए फ्री है, तो इसका पहला कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए फ्री होगा, बनाने के लिए स्वतंत्र होगा किसी के साथ में। अब यहाँ देखिए वही हाल यहाँ भी है कि ये OH OH मिलके क्या करेंगे, आपस में जल निकाल देंगे और O के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो देखो ये पहला कार्बन 1 2 3 4 चौथा ना, ये इसका पहला और चौथा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल, इसका पहला और चौथा कार्बन, ऐसे उसका पहला और चौथा, इसकी बात करें, ये पहला, वो पहला है चौथा कार्बन। तो अगर आपने एक स्थान पे पहले कार्बन के ऑक्सीजन को मतलब पहले कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है, छोड़ा है, तो यहाँ चौथे कार्बन को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए छोड़ दिया अंत में। और ऐसे बहुत सारे जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ये अल्फा लिखेंगे, अल्फा कौन सा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा लिंक है, वो भी कौन सा 1,4, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसको फटाफट लिख लें। देखिए ध्यान से, अगली बात किसकी होगी, स्टार्च का भाग है ना, स्टार्च के भाग चल रहे हैं। एमाइलोज पढ़ लिया आपने, ये चल रहा है एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोपेक्टिन होता है यह स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है, मैं बता चुका हूं आपको। और इसमें जो है अल्फा डी ग्लूकोज के अनेक अणु आपस में 1,4 तथा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तथा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें क्या होती है, जैसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की एक सीधी श्रृंखला पाई जाएगी, जैसा कि एमाइलोज में पाया गया था, ठीक है, ऐसा ही पाया जाएगा। इसके बाद यहाँ ना ऊपर से जो CH2OH नहीं था, ये CH2OH का, जैसे मान लो कोई ये हो जाए ना, एक सीधी श्रृंखला है, इसके ऊपर जो है अल्फा डी ग्लूकोज की एक और सीधी श्रृंखला बनती है। आप चाहें तो 3 कार्बन का बना सकते हैं, 3 कार्बन का, ये CH2OH था, ठीक है, OH और कब में पास में, ये CH2OH था ना, ये OH 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 और यहाँ पे CH2OH CH2OH, ठीक है। अब इसके द्वारा जो है इसका OH ना ऐसे सीधी श्रृंखला बना दें। एक और ग्लूकोज का अणु, अल्फा डी ग्लूकोज का अणु यहाँ जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ता है, ऐसे बना लेगा OH OH, ठीक है, यहाँ OH, ये CH2OH कर लेंगे आप लोग, CH2OH, एक और जोड़ लीजिए आप, इधर जोड़ लेता हूं मैं एक और, ठीक है, आप ऐसे चाहे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं, OH 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 CH2OH, ऐसे ही जो है CH2OH, ऐसे एक और श्रृंखला पाई जाती है। बस दिक्कत इसमें ये होता है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला है, इसमें एक और सीधी श्रृंखला होती है, और जिसमें क्या होता है, ये इसका छठवां कार्बन है ना,
भाई अंकन करेंगे 1 2 3 4, ये छठवां कार्बन है और ये पहला कार्बन है। इसका जो है हाँ ये दोनों जो है OH OH निकाल के जो है आपस में जो है भाई 2 OH है ना, तो H2O निकाल कर जो है O के द्वारा जुड़ जाते हैं। जल को निकाल कर ये आपस में जो है O के द्वारा जुड़ जाते हैं। जो ये लिंक है ये 1,6 का है ना, ये सीधा लिंकेज होता है अल्फा का, ये जो है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ भी अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक सीधी श्रृंखला भाई एक सीधी श्रृंखला बन जा रही है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अणु की सीधी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज अणु 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते ही बनाते हैं, लेकिन एक जो है तिरछा लिंकेज जिसको बोल सकते हैं क्रॉस लिंकेज। आप लिख सकते हैं यहाँ जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ये कौन सा लिंकेज है? भी क्रॉस लिंकेज है। क्रॉस लिंक होता है, तिर्यक लिंक बनता है, और इसी के तिर्यक बंध कह दीजिए आप, क्रॉस लिंक बनता है। ये सीधा बंध है, लाइनियर लिंकेज बोल सकते हैं ना, लाइनियर लिंकेज सीधा बंध है ये वाला, ये तिर्यक लिंक है। और इसी की वजह से ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है। जो एक क्रॉस लिंकेज बनता है इसी की वजह से ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे क्या, ठीक है, सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या होता है मैं बात कर दूं, जो सेलुलोज होता है उसके विषय में लिखा दूंगा, किसमें जो है वह बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। मैं अगर बात करूं इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। सेलुलोज में क्या होता है, बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अणु जो है परस्पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। सेलुलोज क्या होता है, ये पौधों का जो है पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है, आप जानते ही आप, ठीक है। पादप जगत में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। इसका बहुलक होता है, अभी मैं लिखा दूंगा, बस स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई, इसमें कैसे देखेंगे, यह जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का क्या होता है, बहुलक होता है, बहुलक होता है। और इसमें जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए, ऐसे नहीं जुड़ते, ऐसे इस प्रकार से सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार से सीधी श्रृंखला, ये भी सीधी श्रृंखला है, ये भी सीधी श्रृंखला है, ये भी सीधी श्रृंखला है, जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, कैसे बनेगा अभी देखिए ध्यान से। बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, OH को ऊपर कर देंगे, OH को ऊपर करेंगे, बस ये OH जो था वैसे स्ट्रक्चर रहेगा, जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है ठीक वैसा ही रहेगा, बस ये वाला OH ऊपर हो जाएगा, बाकी OH नीचे, OH OH और ये CH2OH। फिर एक और ऐसे इसी में बनता है ना, ऐसे जो है सीधी श्रृंखला मैं बना दे रहा हूँ अभी आपको, तो इतना छापिए तब बन नहीं पाएगा। देखिए ध्यान से, ये क्या है ना, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज में जो है ना आप इसको बनाएंगे, ये OH है, बीटा डी ग्लूकोज का अणु है, OH OH, ये CH2OH, बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज के अणु ऐसे, यहाँ भी OH बना लेंगे आप, OH OH, ये CH2OH, ऐसे यहाँ भी OH होता है, OH, अरे OH ऊपर रहेगा, यहाँ OH ऊपर रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज में जो है OH कहाँ रहेगा, ऊपर, OH OH, ये CH2OH, ध्यान दिया, CH2OH ये बनता है। देखो ये जो है ना, इसका ये पहला कार्बन है 1 2 3 4, पहले कार्बन पर OH ऊपर हो जाता है, और दूसरा जब आएगा तो उसका क्या होगा, चौथा कार्बन, 1 2 3 4, चौथा कार्बन, उसका OH और उसका ये OH जो है जल निकाल के O के द्वारा जुड़ जाता है। इसका पहला कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल है, तो इसका जो चौथा कार्बन होता है ना, हाँ वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में किसी अन्य बीटा डी ग्लूकोज के अणु के साथ, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अणु है, ये साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है।
ये बीटा टी प्लस ग्लूकोज के सभी अणु हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है पहला कार्बन, तो यहाँ चौथा कार्बन स्वतंत्र रहेगा। और यहाँ देखेंगे तो इसका ये पहला कार्बन ये जो है किसी दूसरे जो है अन्य बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अणु के चौथे कार्बन से जुड़ा रहेगा। इसका चौथा किसी अन्य बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अणु के पहले कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। और इसका पहला किसी दूसरे या किसी अन्य बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अणु के चौथे कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो लिंकेज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, याद रखेंगे आप। देखो ये मैंने बहुत बात जो लिखा है बता चुका हूं मैं आपको कि यह पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है और यह पादप जगत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसैकेराइड है, कह सकते हैं साहब। इसके बाद अगला क्या है, लास्ट टॉपिक, मतलब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेटों का महत्व के बारे में। ये लिखने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। 3 ही प्रकार के पॉलीसैकेराइड आपको पढ़ने थे, क्या क्या, हाँ, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन के समान होता है। ग्लाइकोजन की जो संरचना होती है एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, इसीलिए इसे जो है प्राणी स्टार्च कहा जाता है, जंतु स्टार्च। भाई जंतुओं में पाया जाता है, पहली बात, जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ ये होता है, कौन, ग्लाइकोजन। पौधों का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक सेलुलोज। और जो ग्लाइकोजन होता है इसकी संरचना किसके समान होती है, एमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च का प्रमुख घटक वही है, ज्यादा मात्रा में वही होता है, 80 से 85%। हाँ, तो जब स्टार्च की बात होती है ना, देखो स्टार्च जल में अविलेय होता है, ये पढ़ा है आपने। स्टार्च में क्या होता है, जल में अविलेय, मैं लिखा चुका हूं आपको क्यों जल में अविलेय होता है। हाँ, एमाइलोपेक्टिन के पाए जाने की वजह से ज्यादा पार्ट उसका एमाइलोपेक्टिन बनाता है और एमाइलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है। वो क्यों अविलेय होता है जल में, क्योंकि उसमें जो है अल्फा 1,6 का क्रॉस लिंकेज पाया जाता है, अल्फा 1,6 का क्रॉस लिंकेज। यहाँ बात कर लें तो यही लिखा है, जो मैंने बताया है आपको, यही लिखा गया है कि यह जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ होता है। इसका संचय मुख्य रूप में होता कहाँ कहाँ है, यकृत में होता है, मांसपेशी मसल्स में, लीवर में, मसल्स में, माइंड मस्तिष्क में होता है इसका संचय प्रमुख रूप से। किसका भाई, ग्लाइकोजन का। जो इसकी संरचना होती है एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, इसीलिए इसे प्राणी स्टार्च या जंतु स्टार्च कह सकते हैं। जंतु स्टार्च, स्टार्च के समान थोड़ी मिल रही है ना भाई, एमाइलोपेक्टिन तो स्टार्च ही है, उसके समान मिल रही है, इसी वजह से इसको जो है जंतु स्टार्च कहा जाता है और ये जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, फटाफट लिखें आप। देखिए ध्यान से आप लोग, ये है कार्बोहाइड्रेटों का महत्व। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेटों के महत्व में आप यही जानेंगे ना कि भाई देखो यहाँ लिखाए गए हैं, वही पढ़ ले पॉइंट, कि सबसे पहले बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे भोजन के प्रमुख घटक कह सकते हैं। हमारे भोजन में प्रमुख घटक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बात करें कि पौधों का, आपको लिखाया गया कि पौधों का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पौधों का जो है प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी बात कर लें, जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ये महत्व है। और बात कर रहा है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है, वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, अभी आपको पढ़ाए जाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसमें जो है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप का होता है, डीएनए, आरएनए। आरएनए में राइबोज शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर
2 डीऑक्सी का मतलब अगर आप राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। 2 मतलब वही बोला है कि आप जो है राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन का रिमूवल कर देंगे, उसको हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये भी तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला बात किया है जैव तंत्र, मतलब जीव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है अनेक प्रकार के प्रोटीनों और लिपिडों के साथ, लिपिड के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के महत्व है जो आप जानते रहिए। जो 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर है या राइबोज शुगर है, ये एक प्रकार का कौन सा शुगर है पता है, पेंटोज शुगर ना, पेंटोज शुगर है। वो भी कौन से पेंटोज शुगर, एल्डो पेंटोज शुगर। कौन से पेंटोज भाई, पेंटोज शुगर है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, तो ये आपके एल्डो पेंटोज शुगर है। ठीक है, इसको फटाफट लिख लिया।